नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास देहाती समाज का द्वितीय अध्याय। लगभग 100 साल पहले कुलीन घराने के बलराम मुखर्जी अपने नाम राशि बलराम घोषाल को साथ लेकर विक्रमपुर की ओर चलकर इस कुआंपुर गांव में आकर बसे थे। इस कुआंपुर गांव की जायदाद का भी एक इतिहास ही है। मुखर्जी कुलीन ही नहीं थे, चतुर और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने वहां अपना विवाह करके सरकारी नौकरी के साथ ना जाने और क्या क्या करके अपने पास काफ़ी जायदाद इकट्ठी कर ली थी। बलराम घोषाल ने भी इसी तरफ अपना ब्याह कर लिया था, लेकिन उनमें केवल अपने पिता का कर्ज पाटने के सिवा और किसी काम बात की क्षमता भी नहीं थी। इसलिए वे दुख और कष्ट में ही अपने दिन बिताते रहे। विवाह के संबंध में दोनों ही मित्रों में कुछ मनोमालिन्य हो गया था और अंत में वह मनोमालिन्य इतना बड़ा और एक ऐसे विवाद के रूप में परिणत हो गया कि एक ही गांव में लगातार 20 बरस तक रहने पर भी एक ने दूसरे का मुंह तक नहीं देखा। यहाँ तक कि जिस दिन बलराम मुखर्जी मरे उस दिन भी घोषाल ने उनके घर में पैर नहीं रखा। लेकिन उनके मरने के दूसरे ही दिन एक आश्चर्यजनक बात सुनाई पड़ी। बलराम मुखर्जी ने अपनी सारी जायदाद को बराबर बराबर 2 भागों में करके उनमें से एक भाग अपने पुत्र और दूसरा अपने नाम राशि मित्र के पुत्रों को दे गए। तभी से यह कुआंपुर की जायदाद मुखर्जी और घोषाल के वंशों के अधिकार और भोग में चली आ रही है। ये लोग स्वयं भी इस बात का अभिमान करते हैं और गांव के लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय घोषाल वंश भी 2 भागों में बढ़ चुका था। कई दिन हुए उस वंश की छोटी शाखा के मालिक तारिणी घोषाल मुकदमे के गांव में जिले की कचहरी में गए थे। वहां से घर वापस आकर अचानक ही उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय कुआंपुर गांव और उसके बाहर भी चारों तरफ कोहराम मच गया। घोषाल वंश की शाखा के मालिक वेणी घोषाल अपने चाचा की मृत्यु से प्रसन्न हुए और मन ही मन निश्चिंतता का निश्वास निकालकर अपने घर लौट आए। फिर भीतर ही भीतर दलबंदी करके इस बात का प्रयत्न करने लगे कि चाचा के आगामी श्राद्ध के दिन विघ्न डाली जाए, जिससे श्राद्ध ठीक तरह से होने न पाए। इधर 10 वर्षों से चाचा और भतीजे ने एक दूसरे का मुंह तक न देखा था। 10 बरस पहले तारिणी की स्त्री के मर जाने से उनका घर सूना हो गया था। उस समय उन्होंने अपने पुत्र रमेश को उनके मामा के घर भेज दिया था और आप अपने घर के भीतर नौकर मजदूरों के साथ और बाहर मामले मुकदमों में लगे रहकर अपने दिन बिताते थे। रमेश को अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार रुड़की कॉलेज में मिला और वे अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करने के लिए बहुत दिनों के बाद कल तीसरे पहर अपने सूने घर में आ पहुंचे। काम काज का समय है, बीच में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। बृहस्पतिवार को रमेश के पिता का श्राद्ध है। एक एक दो दो करके आसपास के गांव के बड़े बूढ़े आने लगे, लेकिन स्वयं कुआंपुर गांव का कोई आदमी नहीं आ रहा है। रमेश ने यह बात समझ ली और शायद यह भी समझ लिया कि अंत तक इस गांव से कोई आदमी हमारे घर नहीं आएगा। हाँ, केवल भैरव आचार्य और उनके घर के सब लोग आकर काम धंधे में शरीक हो रहे हैं। यद्यपि रमेश को यह आशा नहीं थी कि खुद हमारे गांव के ब्राह्मणों के चरणों की धूली हमारे घर आकर पड़ेगी, तो भी वे अपने यहाँ की पूरी व्यवस्था बड़े आदमियों की तरह कर रहे हैं। आज बहुत देर से रमेश अपने घर के भीतर ही काम में लगे हुए थे। जब वे किसी काम से बाहर गए तब उन्होंने देखा कि बाहर की बैठक में 2 वृद्ध भले आदमी बैठे हुए तम्बाकू पी रहे हैं। वे उन लोगों के सामने पहुंचकर विनयपूर्वक कुछ कहना ही चाहते थे कि उन्हें पीछे की तरफ से कुछ शब्द सुनाई पड़े। मुड़कर देखा तो बहुत ही वृद्ध अपने 5-6 लड़के लड़कियों को लिए खांसते हुए अंदर चले आ रहे हैं। उनके कंधे पर एक मैला दुपट्टा और नाक पर एक पुराना बड़ा चश्मा है जो पीछे की तरफ डोरी से बंधा हुआ है। सिर के बाल और मूंछ भी बिल्कुल सफ़ेद हो रही है। कुछ और आगे बढ़कर उन्होंने उसी चश्मे के अंदर से थोड़ी देर तक रमेश के चेहरे की तरफ देखा, तब बिना कुछ बोले चाले वे एकदम से रोने लग गए। रमेश ने नहीं पहचाना कि ये कौन है, लेकिन वे घबराकर उनकी तरफ बढ़े। जो ही रमेश ने उनका हाथ पकड़ा त्यों ही भर्राई हुई आवाज में वह कह उठे, नहीं भैया रमेश, मैं तो स्वप्न में भी नहीं जानता था कि तारिणी इस तरह मुझे धोखा देंगे। लेकिन मेरा भी ऐसे चटर्जी वंश में जन्म नहीं हुआ जो किसी के डर से मुंह से झूठी बात निकाले। हमारे रमेश श्राद्ध का जैसा आयोजन कर रहे हैं वैसा कभी किसी ने आंख से ना देखा होगा। खुश ठहर कर उन्होंने फिर कहा, भैया मेरे बारे में बहुत से दुष्ट लोग आकर तुमसे तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन यह निश्चित जानो कि यह धर्मदास केवल धर्म का ही दास है और किसी का नहीं। इतना कहकर
वृद्ध ने गोविंद गांगुली के हाथ से हुक्का छीन लिया और उसका एक कष्ट खींचते हुए जोर से खांसना शुरू कर दिया। धर्मदास ने बहुत अधिक अत्युक्ति नहीं की थी। वहां श्राद्ध का जैसा आयोजन हो रहा था वैसा आज तक इस तरह किसी ने ना किया था। कलकत्ते से हलवाई बुलाए गए थे और उन्होंने आंगन में एक तरफ अपनी भट्टी भी चढ़ा रखी थी। उसके चारों तरफ मोहल्ले के लड़के और लड़कियों की भीड़ लगी थी। कंगलों को कपड़े बांटे जाने थे। चंडी मंडप के उस तरफ बरामदे में अनुगत भैरव आचार्य थानों में से धोतियां फाड़ फाड़ कर और तह करके उनके ढेर लगा रहे थे। उधर भी कई आदमी जमकर बैठे हुए थे और इस अपव्यय का हिसाब लगाकर रमेश को उसकी इस मूर्खता पर मन ही मन गालियां भी दे रहे थे। गरीब और दुखी लोग खबर पा पाकर दूर दूर से चले आ रहे थे। सभी तरह के आदमियों से सारा घर भरा हुआ था। धर्मदास की बातों के उत्तर में रमेश संकुचित होकर नहीं नहीं के सिवा और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन धर्मदास ने हाथ के इशारे से उन्हें रोककर धड़ाधड़ और भी ना जाने कितनी बातें कह डाली। लेकिन खांसी के जोर के कारण उन बातों का एक अक्षर भी किसी को समझ में ना आया। गोविंद गांगुली जी धर्मदास के साथ ही आए हुए बहुत देर से बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उन्होंने धर्मदास को सुनाते हुए जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। कल सवेरे समझे ना भैया धर्मदास, यहाँ आने के लिए जब मैं घर से निकला ही था कि लगे वे नहीं मुझे पुकारने, अरे ओ गोविंद चाचा जरा तम्बाकू तो पीते जाओ। पहले तो मैंने सोचा कि उसके पास जाने की जरूरत नहीं, फिर जी में आया कि जरा चलकर मन की था तो ले लेनी चाहिए। अरे भैया रमेश, तुम तो जानते हो कि वेनी ने क्या कहा। उसने कहा कि चाचा तुम तो रमेश की मदद करने के लिए खड़े हो गए हो, लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या और सब लोग भी खाएंगे पिएंगे। अरे भला मैं क्यों छोड़ने लगा, तुम बड़े आदमी हो तो हुआ करो, हमारे रमेश भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारे घर से तो किसी को एक मुट्ठी चिवड़े के मिलने की भी आशा नहीं है। मैंने कहा वेनी बाबू, यही तो आने जाने का रास्ता है। जब करीब और कंगाल विदा होने लगे तब जरा खड़े होकर देखना, रमेश अभी लड़के हैं तो क्या हुआ, कलेजा इसको कहते हैं। मेरी इतनी उम्र हुई पर आज तक ऐसी तैयारी कभी आंखों से ना देखी। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ भैया धर्मदास कि हम लोगों के बस में है ही क्या, जिनका काम है वही ऊपर से सब करा रहे हैं। तारिणी भैया अगर श्राप भ्रष्ट दिक्पाल नहीं थे तो और क्या थे। गांगुली महाशय फिर कहने लगे, भैया तुम कोई पराये तो हो नहीं, बिल्कुल अपने ठहरे। तुम्हारी माँ हमारी सगी फुफेरी बहन की ममेरी बहन थी, राधा नगर के बनर्जी का घर। तारिणी भैया ये सब बातें जानते थे, तभी तो जब कोई काम धंधा होता था, मामला मुकदमा होता था, गवाही साखी होती थी, तब सब बुलाओ गोविंद को। अब धर्मदास ने चिढ़कर कहा, गोविंद क्यों व्यर्थ की बकवास करते हो, मैं आज का तो हूं नहीं, क्या नहीं जानता। उस साल गवाही देने की बात चलाने पर तुमने कहा कि मेरे पैर में जूता नहीं है, मैं नंगे पैर कैसे चलूंगा। तारिणी भैया ने तुरंत 2.5 रुपए निकालकर एक जोड़ी नया जूता खरीदवा दिया और फिर तुम वही जूता पहनकर वेनी की तरफ से गवाही दे आए ना। मैंने गवाही दी थी? गोविंद की आंखें लाल हो गई। उसने पूछा, धर्मदास गवाही नहीं दी? गोविंद चल झूठा कहीं का। अरे झूठा होगा तेरा बाप, धर्मदास ने कहा। गोविंद ने अपना टूटा हुआ छाता हाथ में ले लिया और उछलकर कहा, अच्छा तब आओ मैदान में। धर्मदास ने अपनी बांस की लकड़ी ऊपर उठाकर हुंकार भरी और तब फिर खूब जोरों से खांसना भी शुरू कर दिया। रमेश घबराकर दोनों के बीच में आ खड़े हुए और स्तंभित हो गए। धर्मदास अपनी लकड़ी नीचे करके खांसते हुए बैठ गए और बोले, मैं रिश्ते से इस साले का बड़ा भाई लगता हूँ कि नहीं, इसलिए इसकी अक्ल तो देखो। गोविंद गांगुली भी अपने हाथ का छाता नीचे रखकर यह कहते हुए बैठ गए, अरे तू साला मेरा बड़ा भाई है। शहर के हलवाई अपनी भट्टी का ध्यान छोड़कर तमाशा देख रहे थे। चारों तरफ जो लोग काम धंधे में लगे हुए थे वे सब भी हल्ला गल्ला सुनकर तमाशा देखने के लिए आ पहुंचे और हदबुद्धि होकर चुपचाप खड़े रहे। उनके मुंह से एक बात भी ना निकली, यह हो क्या रहा है। दोनों ही वृद्ध भले आदमी, ब्राह्मण संतान, ऐसी मामूली बात पर ये लोग नीच जाति के लोगों की तरह गाली गलौज कर सकते हैं। बरामदे में बैठे भैरव कपड़ों का थान लगा रहे थे और ये सब बातें देख सुन रहे थे। अब वे उठकर वहां आ पहुंचे और रमेश से कहने लगे, कोई 400 धोतियां तो हो गई हैं, क्या अभी और धोतियों की जरूरत होगी। लेकिन रमेश के मुंह से हठात कोई बात ही ना निकली। रमेश का यह अभिभूत भाव देखकर भैरव को हंसी आ गई। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर से समझाते हुए कहा, छी गांगुली महाशय, बाबू तो बिल्कुल ही अवाक रह गए हैं। बाबू आप इन सब बातों का कुछ ख्याल ना कीजिएगा, इस तरह की बातें तो यहाँ अक्सर होती ही रहती हैं। बड़े काम धंधे वाले घर में ना जाने कितनी लड़ाइयाँ और कितने झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मार काट और खून खराबा भी हो जाता है।
लेकिन फिर सब मिलकर एक हो जाते हैं। अच्छा अब उठिए चटर्जी महाशय, जरा देख लीजिए कि मैं और धोतियां फाड़ूं या नहीं। लेकिन धर्मदास के जवाब देने के पहले ही गोविंद गांगुली बड़े उत्साह से सिर हिलाते हुए उठकर खड़े हुए और कहने लगे, हाँ यह सब तो होता ही रहता है और बराबर होता है, नहीं तो लोग इस विरत कर्म क्यों कहते। शास्त्र में लिखा है, जब लाख बात ना हो तब तक ब्याह ही नहीं होता। उस साल की बात क्या तुम्हें याद नहीं भैरव? मुखर्जी महाशय की लड़की रमा के ब्याह का काम जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन राघव भट्टाचार्य और हरान चटर्जी ने सिर फुटबॉल तक हो गई थी। लेकिन भैरव भैया, मैं कहता हूँ कि छोटे भैया का यह काम अच्छा नहीं हो रहा है। छोटे आदमियों को धोतियां बांटना और राख में घी डालना दोनों बराबर है। इससे तो अगर ब्राह्मणों को एक एक जोड़ा धोती और उनके बच्चों को एक एक धोती दी जाती तो नाम ना हो जाता। मैं तो कहता हूँ कि छोटे भैया को यही करना चाहिए। क्यों धर्मदास भैया, तुम्हारी क्या राय है? धर्मदास ने सिर हिलाते हुए कहा, रमेश भैया, गोविंद ने कोई बुरी बात नहीं कही। उन सालों को 1000 दिए जाएं तो भी कोई नाम की आशा नहीं, नहीं तो उन्हें आदमी क्यों ना कहा जाए, समझे ना भैया रमेश। अब तक रमेश चुपचाप थे। कपड़े बांटने की इस आलोचना से वे मानो बहुत ही मर्माहत हो गए, लेकिन वे उनकी सुयुक्ति या कुयुक्ति के संबंध में मर्माहत नहीं हुए थे। उस समय तो उनके मन में सबसे ज्यादा यही बात खटक रही थी कि ये लोग जिन्हें छोटे या नीच आदमी कहते हैं, उन्हीं छोटे और नीच आदमियों को हजारों आंखों के सामने ये लोग इतना बड़ा लज्जाजनक काम कर बैठे, और इसके लिए इन लोगों में से किसी के मन में भी जरा सी शोभ या लज्जा का तक नहीं आया। जब रमेश ने देखा कि भैरव उनके मुंह की तरफ ताक रहे हैं, तब उन्होंने संक्षेप में कहा, आप और 200 धोतियां ठीक कर रखिए। गोविंद बीच में ही बोल उठे, हाँ हाँ, बिना इतने के काम कैसे चलेगा भैरव भैया, चलो मैं भी चलता हूँ, तुम अकेले कहाँ तक रखिएगा। इतना कहकर गोविंद बिना किसी के कहे सुने कपड़ों के ढेर के पास जा बैठे। रमेश अंदर जाना ही चाहते थे कि धर्मदास उन्हें बुलाकर एक तरफ ले गए और धीरे धीरे उसके कान में उन्होंने बहुत सी बातें कही। उत्तर में रमेश ने सिर हिलाकर मानो अपनी सहमति प्रकट की और फिर वह अंदर चले गए। गोविंद गांगुली ने कपड़ों की तह लगाते हुए कनखियों से यह सब देखा। इतने में एक दुबले पतले वृद्ध ब्राह्मण, जिनकी मूछ मुड़ी हुई थी, कहते हुए अब वहां आ पहुंचे, भैया कहाँ है रमेश भैया, कहाँ है रमेश भैया। इन ब्राह्मण देवता के साथ 2-3 लड़के लड़कियां भी थे। लड़की सबसे बड़ी थी और बदन पर एक फटी पुरानी डोरियों की धोती थी। दोनों लड़कों की कमर में सिर्फ लंगोटी थी, बाकी का सारा बदन नंगा था। वहां जो लोग बैठे थे उन्होंने सिर उठाकर देखा। गोविंद ने उनकी अभ्यर्थना करते हुए कहा, आओ दीनी भैया बैठो, हम लोग के बड़े भाग्य जो आज आपके चरणों की धूल यहाँ पर पड़ी। इतना कहकर गोविंद ने उनके हाथ में हुक्का थमा दिया। दीनू भट्टाचार्य ने आसन ग्रहण करके जलते हुए हुक्के के व्यर्थ ही 2 कश खींचकर कहा, अरे भाई, मैं तो यहाँ था ही नहीं, तुम्हारी बहू को लाने के लिए गया था। भैया कहाँ है? सुना है बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। रास्ते में उस गांव के बाजार से सुनता आ रहा हूँ कि सबको खिलाने पिलाने के बाद छोटे बड़े सबके हाथ में 16-16 पूरियां और 8-8 मिठाइयां भी दी जाएंगी। गोविंद ने धीमे स्वर में कहा, और इसके सिवा शायद एक एक धोती भी मिलेगी। देखो यही रमेश है, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि लोगों के 4 आदमियों के माता पिता के आशीर्वाद से सब जोड़ तोड़ यहाँ लगाया तो जा रहा है, लेकिन वेनी बुरी तरह से पीछे पड़ा है। मेरे ही यहाँ उसने 2 बार बुलाने के लिए आदमी भेजा था, लेकिन मेरी बात छोड़ दो, रमेश और मेरे खून में तो एक जैसी बात है, और तुम हुए धर्मदास भैया हुए पराए थोड़ी हो। ये लोग क्या तुम्हें यूं ही छोड़ सकते हैं? अबे ओ सृष्टि चरण, जरा तमाकू तो भर ला। भैया रमेश, जरा इधर तो आओ, एक बात कहनी है। इस प्रकार रमेश को गोविंद एक किनारे ले गए और धीरे से उनसे पूछने लगे, क्या अंदर धर्मदास की औरत आई है? खबरदार भैया, ऐसा ना करना, यह धूर्त ब्राह्मण कितना ही क्यों ना फुसलावे, पर भैया तुम धर्मदास की औरत के हाथ में भंडार की चाबी या कुंजी मत देना। वह घी आटा तेल नमक सब आधा आधा खिसका देगी। तुम्हें चिंता ही किस बात की है? मैं जाते ही तुम्हारी मामी को भेज दूंगा, वह आकर भंडार का सारा भार ले लेगी और तुम्हारा एक दिन का तक नुकसान ना होने पावेगा। रमेश सिर हिलाकर और जो आज्ञा कहकर चुप हो गए, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। धर्मदास ने बहुत ही गुप्त रूप से कहा था कि भंडार का भार लेने के लिए मैं अपनी स्त्री को भेज दूंगा, लेकिन गोविंद ने यह बात कैसे भांप ली कि धर्मदास ने यही बात कही थी। 2 नंगे लड़के दौड़े हुए आए और दीनू भैया की कंधे पर लटक कर कहने लगे, बाबा हम संदेश खाएंगे। इतने में और 3-4 लड़के लड़कियां रोते हुए यहाँ आ पहुंचे और बाबा हम भी खाएंगे कहकर धर्मदास के चारों ओर घेर कर खड़े हो गए।
रमेश घबराकर आगे बढ़ गए और कहने लगे, अच्छा अच्छा आचार्य जी, ये सब लड़के लड़कियां तीसरे पहर से घर निकले हुए हैं, घर से खाकर तो आए नहीं। अरे क्या नाम है रे तुम्हारे, वह थाल इधर तो ले आ। हलवाई ज्यों ही संदेश का थाल लेकर आया त्यों ही सब लड़के लड़कियां उस पर टूट पड़े। उन्होंने किसी को संदेश बांटने का अवकाश ही ना दिया और सारा लूट कर खा गए। उन्हें खाते देखकर पास बैठे बूढ़ों के मुंह में भी पानी आ गया। तब दीनू ने संदेश चखने के लिए मांगे। इतने में रमेश ने पुकार कर कहा, षष्ठीचरण अंदर से और मिठाइयाँ लेते आना। मालिक की आज्ञा होते ही भीतर से कई थाली मिठाई और पानी के गिलास आ गए और देखते ही देखते उस बड़े थाल की भी आधी मिठाई उन तीनों बूढ़े और ब्राह्मणों ने जलपान में ही खत्म कर डाली। दीनानाथ ने तारीफ करते हुए कहा, हाँ ये हुए ना कलकत्ते के कारीगर, क्यों धर्मदास भैया? दीनानाथ ने विस्मित होकर रमेश की मुंह की ओर देख कर कहा, खीर मोहन में भी है? कहाँ है भैया, वह तो तुमने निकाला ही नहीं। राखाल किसी काम से बाहर जा रहा था। रमेश ने उसे भीतर बुलाकर कहा, भीतर शायद आचार्य जी हैं राखाल, जरा जाकर उनसे कहो तो कुछ खीर मोहन लेते आवे। संध्या हो गई थी लेकिन फिर भी ब्राह्मण लोग खीर मोहन की आशा में उत्सुक होकर बैठे हैं। थोड़ी देर में राखाल लौट आया और बोला, भैया अब भंडार का ताला नहीं खुलेगा। जाओ जाकर कहो मैं मंगवा रहा हूँ। गोविंद गांगुली ने रमेश की नाराजगी देखकर आंख नचाते हुए कहा, दीनू भैया देखो, भैरव की बुद्धि, मालूम होता है कि माँ से भी ज्यादा मौसी को दर्द है, इसलिए तो मैं कहता हूँ। लेकिन उसकी बात बिना सुने ही राखाल ने कहा, आचार्य जी क्या करें, उस घर में से मालकिन ने आकर भंडार घर बंद कर दिया है। मालकिन? कौन मालकिन? धर्मदास और गोविंद दोनों ही चौंक पड़े और बोले। रमेश ने चकित होकर पूछा, क्या ताई जी आई हैं? राखाल ने कहा, जी हाँ, उन्होंने आते ही छोटे और बड़े दोनों भंडारों का ताला बंद कर दिया। मारे आश्चर्य और आनंद के रमेश के मुंह से अब कोई बात ना निकली। वे जल्दी से उठकर भीतर चले गए।